नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ेंगे। बस कुछ ही नहरें हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। उन्हीं में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहले हम मैप की सहायता से इनको अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर नहरें कहते किसे हैं। तो मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसी को हम नहरें कहते हैं। तो मुख्य रूप से नहरें किसे कहा जाता है? तो मुख्य रूप से जो नहरों का निर्माण किया जाता है ये खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। पर अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो जिन नहरों का निर्माण किया जाता है उनका प्रयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर जिन नहरों का निर्माण किया जाता है उनका उपयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया जाता है। इसी को आज हम पढ़ेंगे। जो वैश्विक स्तर पर नहरें बनाई गई हैं इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो आंतरिक रूप से नहरें बनाई जाती हैं उनका उपयोग तो खेती के लिए किया जाता है, पर जो वैश्विक स्तर पर नहरें बनाई जाती हैं उनका प्रयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया जाता है। तो इन्हीं के बारे में अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहली नहर देखते हैं, सू नहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि यूएसए में है। और यह नहर सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील के साथ जोड़ती है। तो यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सू नहर कहाँ पर है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? तो यह सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील के साथ आपस में जोड़ती है। तो इससे पहले मैंने विश्व की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उनके ऊपर वीडियो बना दी हुई है और उसमें मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर झील कहाँ पर है, ह्यूरोन झील कहाँ पर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर विश्व की प्रमुख झीलों की वीडियो जरूर देख लेना। तो मैंने उसमें आपको बताया था, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। तो जब मैंने आपको विश्व की प्रमुख झीलों वाली वीडियो बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स नाम की 5 झीलें हैं जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। तो आप मैप में देख रहे हैं, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका इनकी सीमा पर 5 झीलों का समूह है जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और इन्हें अंगुली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि ये 5 झीलें हैं तो इन्हें अंगुली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है और ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। तो इन 5 झीलों को मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि इन्हें याद कैसे रखना है। तो होम्स से आपको इन 5 झीलों के बारे में याद रखना है। एच से ह्यूरोन झील, ओ से ओंटेरियो झील, एम से मिशिगन झील, ई से इरी झील और एस से सुपीरियर झील। तो 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और जो हमने अभी सू नहर के बारे में पढ़ा, तो सू नहर सुपीरियर झील को किस नहर के साथ जोड़ती है? तो सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील के साथ जोड़ती है सू नहर। तो याद रखेगा, इन 5 झीलों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सू नहर हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो सू नहर के बाद है इरी नहर। तो इरी झील के बारे में अभी हमने पढ़ा ना होम्स में। तो इरी नहर इरी झील को और मिशिगन झील को आपस में जोड़ती है। और ये नहर भी कहाँ पर है? तो ये नहर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पीछे हमने पढ़ा सू नहर जो कि सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील के साथ जोड़ती है। तो सू नहर को आप सुपीरियर झील से रिलेट कर लेना कि सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील के साथ जोड़ती है और जो इरी नहर है ये इरी झील को मिशिगन झील के साथ जोड़ती है। तो याद रखेगा। और दोनों ही नहरें हैं कहाँ पर? तो एक ही देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अगली नहर देखते हैं, पनामा नहर। मोस्ट इंपोर्टेंट नहर है, आपने कई बार इसे न्यूज़ में भी सुना होगा। तो जो पनामा नहर है यह है कहाँ पर? पनामा में है। और ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है, यानी कि कैरेबियन और प्रशांत महासागर के मध्य है पनामा नहर जो आप ये देख रहे हैं। तो जो पनामा नहर है, पहले क्या था, अगर अमेरिका को
अपने पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर जाना होता था तो पूरा साउथ अमेरिका घूम कर जाना पड़ता था, और जिसमें उसे 12,000 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी। पर ये पनामा नहर के बन जाने के बाद अब जो 12,000 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी वो घटकर कितनी रह गई? 4,000 मील की दूरी रह गई। तो अब अगर यूएसए को अपने न्यूयॉर्क शहर से सैन फ्रांसिस्को यानी कि पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर जाना होता है तो केवल 4,000 मील की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि पहले जब ये पनामा नहर नहीं थी तो उसे पूरा 12,000 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी। पूरा साउथ अमेरिका घूम के नीचे की ओर से जाना पड़ता था। तो ये भी याद रखेगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अमेरिका को इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। और जो ये पनामा नहर है इसका जो निर्माण है कब हुआ? तो वर्ष 1914 में ये बनाई गई थी और प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। और पनामा नहर से एक और प्रश्न बनता है कि केवल पनामा ही ऐसी नहर है जिसमें लोक सिस्टम अपनाया गया है। तो लोक सिस्टम क्या है? ये हमें केवल पनामा नहर में ही देखने को मिलती है। तो लोक प्रणाली क्या है? तो आप जो ये फाटक देख रहे हैं ये पनामा नहर है, और इसमें जो आप ये फाटक देख रहे हैं, बड़े बड़े आप जो ये गेट देख रहे हैं, यही है लोक प्रणाली। तो पनामा नहर में कई जगह पर क्या है, गहराई बहुत ही कम है, जिसके कारण क्या किया जाता है, इसमें 3 लॉक्स का निर्माण किया गया है। तो 3 लॉक्स का निर्माण क्यों किया गया है? तो इन दोनों दरवाजों को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इन दोनों दरवाजों के बीच पहले समुद्री जहाज़ों को प्रवेश कराकर फिर दरवाजों को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, दरवाजों को बंद करने के बाद इसमें पानी भरा जाता है ताकि जो जहाज है उसे ऊपर उठाया जा सके और जहाज को आगे आसानी से बढ़ाया जा सके। तो केवल पनामा नहर में ही ऐसा देखने को मिलता है, इसी में ये लोक प्रणाली अपनाई गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस नहर में लोक प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? तो पनामा नहर में, याद रखिएगा। तो पनामा नहर के बाद अगली इंपॉर्टेंट नहर देखते हैं, स्वेज नहर। तो पनामा नहर और स्वेज नहर ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो स्वेज नहर कहाँ पर है? तो ये इजिप्ट यानी कि मिस्र में है, और ये लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। आप देख रहे हैं यह है स्वेज कैनाल और यह है रेड सी, और इधर है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को ये रेड सी यानी कि लाल सागर के साथ जोड़ती है। तो जो ये स्वेज नहर है इसका निर्माण 1869 में किया गया था। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 1869 में जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी वर्ष इस स्वेज नहर का निर्माण किया गया था, और इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेक्स को सौंपा गया था। और इस नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी गहराई देखी जाए तो औसत गहराई 16.15 मीटर है, और अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 365 मीटर इसकी चौड़ाई है, और न्यूनतम चौड़ाई देखी जाए तो 60 मीटर है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो स्वेज नहर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। ये जरूर पता होना चाहिए कि 1869 में इसका निर्माण किया गया था। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लाल सागर को ये भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। तो एक बार वर्ल्ड मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए जो ये स्वेज नहर है, पहले क्या होता था कि अगर यूरोप से भारत आना होता था तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप नीचे से घूमकर आना पड़ता था, जिस कारण बहुत सी दूरी तय करनी पड़ती थी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी। पर अब स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य लगभग 7,000 किलोमीटर की समुद्री दूरी में कमी आई है। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि स्वेज नहर के बन जाने के बाद यूरोप और भारत के बीच की दूरी में कितनी कमी आई है? तो लगभग 7,000 किलोमीटर की कमी आई है यूरोप से भारत के बीच की दूरी में। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और स्वेज नहर से रिलेटेड एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो स्वेज नहर है, हमने देखा कि ये लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। तो स्वेज नहर के अगर उत्तर में देखा जाए तो कौन सा बंदरगाह है, यानी कि कौन सा पोर्ट है? तो उसका नाम है पोर्ट सईद। बंदरगाह के ऊपर में जितने भी पोर्ट हैं उनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर यह स्वेज नहर से रिलेटेड है
इसीलिए इसको यहीं पर याद कर लीजिए। तो स्वेज नहर का उत्तर में कौन सा पोर्ट है? तो पोर्ट सईद, इसे उत्तरी प्रवेश द्वार कहा जाता है स्वेज नहर का। और दक्षिण में कौन सा पोर्ट है, कौन सा बंदरगाह है? तो दक्षिण में है पोर्ट स्वेज। तो उत्तर में है पोर्ट सईद और दक्षिण में है पोर्ट स्वेज। ये दोनों ही बंदरगाह के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला नहर है गोटा नहर, जो कि स्वीडन यानी कि यूरोप में है और ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग के साथ जोड़ती है। तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है गोटा नहर, जो कि स्वीडन में है। स्वीडन की राजधानी है ना स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग के साथ जोड़ती है। तो गुटेन और गोटा नहर आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो गुटेनबर्ग को स्टॉकहोम के साथ जोड़ती है गोटा नहर, जो कि स्वीडन में है। अगली नहर है कील नहर, जो कि जर्मनी यानी कि यूरोप में है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है कील नहर, याद रखेगा। और इसे बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। कैसे? तो देखिए, बाल्टिक है ना, बाल्टिक, इसे आप बाल्टी से रिलेट करेंगे। और पहले की जो बाल्टी होती थी लोहे की बाल्टी होती थी और उसमें कील लगी होती थी ना। आजकल तो जो बाल्टियां आती हैं प्लास्टिक की आती हैं, पर पहले की जो बाल्टियां होती थी वो लोहे की होती थी और उसमें कील लगी होती थी। तो जब भी आपको ऑप्शन में आएगा बाल्टिक सागर, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करेगी कि ये कील नहर है यहाँ पर। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच कौन सी नहर है? तो कील नहर है। और ये है कहाँ पर? तो जर्मनी में है। आप मैप में देख रहे हैं, यह है बाल्टिक सागर और यह है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, और इन्हीं के बीच में है ये नहर कील नहर। अब हम आगे देखते हैं। तो कील नहर के बाद है मैनचेस्टर नहर। ये ग्रेट ब्रिटेन में है, यूरोप में है ये भी, और ये उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल के साथ जोड़ती है। तो उत्तरी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है मैनचेस्टर नहर। आप मैप में देख रहे हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन में है, तो आसान है याद रखना। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर को लिवरपूल के साथ जोड़ती है, ये ग्रेट ब्रिटेन में है। तो आगे देखते हैं करा नहर परियोजना। तो ये थाईलैंड की एक परियोजना है। थाईलैंड में अब ये नहर बनने जा रही है, मतलब कि अभी प्रस्तावित है। तो ये नहर बनने के बाद क्या होगा, थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर के साथ जोड़ देगी। आप ये देख रहे हैं, यह है करा नहर। ये अभी प्रस्तावित योजना है जो कि थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर के साथ जोड़ेगी। तो थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में है करा नहर परियोजना। तो आपसे ये पूछा जाएगा करा नहर परियोजना कहाँ की है? तो ये थाईलैंड की है, अभी प्रस्तावित परियोजना है। तो आज की आखिरी नहर देखते हैं, केपी नहर। तो ये भारत में है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सी नहर है? केपी नहर। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो बताइए, सू नहर किसको जोड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो ऑप्शन में है बाल्टिक सागर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ती है कील नहर। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो वर्ष 1869 में स्वेज नहर बनकर तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरे में कौन सा पत्तन स्थित है, यानी कि कौन सा बंदरगाह है? तो स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा था? पोर्ट सईद, ऑप्शन बी। अगर दक्षिण में पूछा होता तो पोर्ट स्वेज। अगला प्रश्न है, तो पूछ भी लिया कि स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो दक्षिण सिरे पर कौन सा पोर्ट है? तो ऑप्शन ए, पोर्ट स्वेज। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? वर्ष 1914 में। याद रखेगा, जब पूछा जाए स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, दो ही नहरों का निर्माण पूछा जाता है। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वर्ष 1869 में,
और पनामा नहर का निर्माण हुआ था वर्ष 1914 में। जो स्वेज नहर है वो पनामा नहर से भी पहले बनी थी, याद रखिएगा। तो पनामा नहर 1914 और स्वेज नहर 1869। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, क्योंकि? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न क्यों है। ये एसएससी में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है, इसमें लोक प्रणाली है। तो हाँ, पनामा जो नहर है इसमें लोक प्रणाली अपनाई गई है, लोक सिस्टम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। स्वेज नहर में ऐसी कोई भी प्रणाली देखने को नहीं मिलती जो कि पनामा नहर में देखने को मिलती है, लोक प्रणाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो बाल्टिक आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कील। तो ऑप्शन सी, कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अगला प्रश्न है, क्रा नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस देश की है। तो क्रा नहर परियोजना किस देश की है, मैंने आपको बताया था ये थाईलैंड की परियोजना है। आज का आखिरी प्रश्न है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में कितनी कमी आई है। तो बताइए, मैंने आपको बताया था ना कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी की कमी आई है। तो ऑप्शन बी 7000 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।